ओके, तो मेरा नाम है तरुण, आपका वेलकम करता हूं मैं ट्रोंडहाइम नॉर्वे से। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो है अबाउट वाइकिंग कैपिटल। वाइकिंग के बारे में आप काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स पे हमने काफ़ी सीरीज़ आती हैं, मतलब वाइकिंग्स की एक वानहला है और काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ रही हैं इंडिया में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते होंगे वाइकिंग्स के बारे में। नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि वाइकिंग लोग कौन थे, क्या वो लोग करते थे, और उसके बाद हम इस शहर के बारे में, वाइकिंग कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो वाइकिंग जो लोग थे, ये लोग एक्टिव थे सन 800 यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले, और तब से लेके 300 साल तक इन लोगों ने राज किया। ये लोग ज़्यादातर रहते थे स्कैंडिनेविया के एरिया में। स्कैंडिनेविया जिसमें मैं अभी हूँ, स्कैंडिनेविया में आज के टाइम में 3 देश आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। और ये वाइकिंग लोग 3 टाइप के वाइकिंग लोग होते थे, मतलब 3 इनमें क्लैंस थे। एक था इनका नॉर्वेजियन वाइकिंग्स, एक थे इसमें स्वीडिश वाइकिंग और एक थे इसमें डेनिश वाइकिंग्स। और जो डेनमार्क के थे वो डेनिश, जो स्वीडन के थे वो स्वीडिश, और जो नॉर्वे के थे वो नॉर्वेजियन वाइकिंग्स कहलाते थे। आज हम जिनकी बात करेंगे वो हम बात करेंगे नॉर्वेजियन वाइकिंग्स की। बाकी लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बाकी वाइकिंग भी क्या करते थे। तो जो थे नॉर्वेजियन वाइकिंग्स, ये लोग ज़्यादातर रेड करने जाते थे आइसलैंड। इन्होंने ढूंढा आइसलैंड को, इन्होंने ढूंढा ग्रीनलैंड को, और साथ ही में इन्होंने कनाडा में एक पार्ट था न्यू फाउंडलैंड, वहाँ तक ये लोग पहुँचे थे और वहाँ पे जाके रेड करते थे, लूटपाट करते थे और जो भी इनका काम होता था वो करते थे। वहीं बात करें हम स्वीडिश वाइकिंग्स की, तो स्वीडिश वाइकिंग जाते थे ईस्ट साइड में, जो कि प्रेजेंट डे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, उस साइड पे जाके ये लोग अपनी सेटलमेंट बसाते थे, वहाँ पे रेड करते थे। और जो तीसरे वाइकिंग होते थे डेनिश वाइकिंग, जिनके बारे में आपने सीरीज़ में भी काफ़ी देखा होगा, वो लोग जाते थे जो प्रेजेंट डे यूरोप हो गया, मतलब उन्होंने पेरिस को लूटा और उन्होंंने इंग्लैंड में काफ़ी जगह पे लूटपाट की और यूरोप के काफ़ी हिस्सों में जाते थे। आज जिस जगह पे मैं हूँ, ये जगह का नाम है ट्रोंडहाइम। ये लोकेटेड है लगभग सेंटर ऑफ नॉर्वे, लगभग जो ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है उससे लगभग 600 किलोमीटर नॉर्थ में। और यहाँ ये किसी टाइम पे पूरे वाइकिंग्स किंगडम की ये कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्वेजियन वाइकिंग्स की। और आज हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ऐसी सारी साइट्स हैं जो कि पुरानी डेट बैक करती हैं इस वाइकिंग एरा को। तो जो नॉर्वेजियन वाइकिंग्स थे उनके किंग का नाम था ओलाव, ओराल हैरल्डसन, या फिर ओरल तरीके से। मैं यहाँ पे नाम पूरा नीचे लिख दूंगा क्योंकि इनके नाम काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं मेरे से बोलने में। तो वो जो किंग थे उनके नॉर्वेजियन वाइकिंग्स के, उन्होंने इस शहर को फाउंड किया था। वो जब यहाँ पे आए उनको ये शहर बहुत बढ़िया लगा तो उन्होंने इसको कैपिटल बनाया। इस कैपिटल का नाम रखा गया था निदारोस। तो पहले के टाइम में इस जगह का नाम निदारोस होता था, आज के टाइम में इसको ट्रोंडहाइम बुलाया जाता है। मेरे पीछे जो आप ये कैथेड्रल देख रहे हो, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक कैसल है। इस कैसल का नाम है निदारोस कैथेड्रल, निदारोस क्योंकि इस शहर का नाम था। और साथ में ये जो कैथेड्रल है ये बरियल साइट है किंग ओलाव का, जिन्होंने शहर की स्थापना की। तो जब वाइकिंग टाइम पे ये शहर वाइकिंग की कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्वेजियन वाइकिंग थी। लेकिन उसके बाद जब ये नॉर्वे एज अ कंट्री बन के सामने आया तो नॉर्वे की भी पहली जो कैपिटल थी वो ओस्लो नहीं थी, वो ट्रोंडहाइम ही थी। उस टाइम पे इसको निदारोस कहा जाता था। तो अभी हम ये कैथेड्रल में घूमने आए हैं। इसके अंदर जाने की टिकट है क्योंकि इसमें ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री की टिकट होती है अंदर जाके अगर आप इसको देखना चाहो। लेकिन मेरे को ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं अभी इसको बाहर से देख रहा हूँ। लेकिन बाहर से इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो बहुत ही कमाल का है, मतलब इसमें इतना डिटेल्ड का काम किया गया है। और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टेचूज़ दिखेंगे जो यहाँ के लीडर हुआ करते थे, जो यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सब के आपको यहाँ पे स्टैचूज़ मिलेंगे। और साथ ही में जो किंग ओलाव थे जिनका ये बिरियल साइट बना हुआ है, कैथेड्रल बना हुआ है, वही रीज़न था कि पूरे नॉर्वे का जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है। क्योंकि इससे पहले जो वाइकिंग लोग होते थे इनका कोई रिलीजन नहीं होता था। ये लोग फॉलो करते थे ओडिन और थोर को, जो कि आई थिंक ग्रीक गॉड थे। तो उसके बाद जब ये लोग वहाँ जाने लगे, जैसे रेड पे जाते थे, तो वहाँ पे इनको पता लगा इस रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। आपने अगर सीरीज़ देखी हो तो आपको बहुत डिटेल में पता लगेगा कि कैसे ये लोग वहाँ जाके रेड करते थे, कैसे इन्होंने धर्म को पहली बार जब देखा था। लेकिन जब जो किंग ओलाव थे वो इन्फ्लुएंस हुए क्रिश्चियनिटी से, वो यहाँ पे वापस आए। उन्होंने जो नॉर्वे के पूरे लोग थे, मतलब उस टाइम पे ज़्यादातर सारे वाइकिंग लोग ही होते थे, तो उन वाइकिंग लोगों को कहा कि आप अपना धर्म कन्वर्ट कीजिए या फिर अपने एक नए धर्म को अपनाइए, क्योंकि पहले इनका कोई धर्म था नहीं। तो उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को इनको प्रमोट किया। तो काफ़ी लोग तो पीसफुल तरीके से मान गए थे कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन काफ़ी लोगों को इनको बहुत ही एग्रेसिव तरीके भी यूज़ करने पड़े थे उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो एक यही रीज़न है कि ये लोग को, इन लोगों का धर्म जो क्रिश्चियनिटी है वो किंग ओलाव की वजह से ही है। तो अभी मैं हूँ मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ निदारोस सिटी, या फिर ट्रोंडहाइम जिसको हम आज के टाइम में बोलते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसको बोलता है ओल्ड टाउन ब्रिज।
तो इस पूरे एरिया को यहाँ पे बोला जाता है बकलंदत, और थोड़ा सा फ़नी नाम है ना। बाकी यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत सारे, ये ओल्ड टाउन का एरिया है जो पहले के टाइम में, जो वाइकिंग के टाइम पे यहाँ पे जो शहर बसा हुआ होता था। ये यहाँ से पीछे एक रिवर बह रही है, इस रिवर का नाम मैं नीचे मेंशन करूँगा क्योंकि मेरे लिए सारे नाम याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था, यहाँ से भी काफ़ी लोग, वाइकिंग के जो लोग थे, वो अपना शिप वगैरह लेके, छोटी छोटी बोट्स होती थी उसमें इधर से उधर जाया करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक नेविगेशन का पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे ओशन भी है, अभी मैं आपको ओशन भी दिखाऊंगा जहाँ से सब लोग रेड करने जाते थे, लेकिन ये रिवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी यहाँ मेरे पीछे आप जो ये घर देखोगे तो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल से, मतलब कितने प्यारे आपको घर दिखाई देंगे। और ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर एक ना एक छोटा सा आपको लाल रंग का दरवाज़ा ही बना हुआ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं द आर्क ऑफ हैप्पीनेस। काफ़ी एक आइकॉनिक प्लेस है और ये दरवाज़ा खुल जाता था, आई थिंक, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी भी इसको आप खोला जा सकता है। यहाँ पे अलग से रास्ता बना हुआ है इसके लिए। तो अभी हम ज़रा देखते हैं, इस ब्रिज के ऊपर भी चलते हैं और फिर हम इस ओल्ड टाउन के अंदर भी चलते हैं। आपको यहाँ के प्यारे प्यारे घर दिखाता हूँ, ये ब्रिज को आपको मैं थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, और बाकी देखते हैं शहर में क्या अनयूजुअल चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि नॉर्वे एक ऐसा देश है कि दुनिया का सबसे महंगा देश, और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों ने आके इसको डिटेल में एक्सप्लोर किया होगा। तो अभी हम ज़रा इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं, क्या है इस नीदारोस, द कैपिटल ऑफ वाइकिंग्स में। तो अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर, जो ये ओल्ड टाउन का ब्रिज है, इसके ऊपर आ गया हूँ। भाई देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। और ये यहाँ पे कुछ ना, मतलब ये रस्सी वस्सी बांध के, मेरे ख्याल पुराना सा बना रखा है, चेन वेन भी लगा रखी है। इसको बोलते हैं आर्क ऑफ हैप्पीनेस। तो देखो लोहे की चेन वगैरह लगी है। बाकी मैं देख रहा था कि अगर ये मूव होता है कि नहीं, ये खुल सकता है कि नहीं, लेकिन ये खुलने वाला है, इसमें जुगाड़ नहीं लगा हुआ। लेकिन बाकी यहाँ से देखो पूरा शहर दिखाई देता है। जो ओल्ड टाउन है, जो पुराने टाइम में वाइकिंग वाला टाउन है, वो अभी भी दिखाई देता है। बड़ा सही लग रहा है यार ये। बाकी इस ब्रिज के ऊपर खाली पैदल चलने वाले लोग ही आ सकते हैं, या फिर जो लोग बाइक वगैरह से हैं, मतलब बाइक मतलब साइकिल, और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं होती। मेरे पीछे की तरफ एक और ब्रिज बना हुआ है जो सिर्फ गाड़ियों और ट्रक्स वगैरह के लिए बना हुआ है। अभी भी वहाँ से काफ़ी मुझे ट्रक्स वगैरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर बात करें मौसम की, तो अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, ठीक है, लेकिन बर्फ़ यहाँ पे कभी पड़ रही होती, कभी नहीं पड़ रही होती। विंटर्स का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे बर्फ़ का ऐसे ही रहता है। बाकी शहर में कई बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ जाती है, मतलब अगर एक हफ़्ता लगातार बर्फ़ पड़ती रहे तो काफ़ी फीट की बर्फ़ भी हो जाती है। लेकिन सड़क वगैरह यहाँ पे साथ के साथ साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल डेली लाइफ है वो चलती रहती है। जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना है वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, जिन लोगों ने अपने काम पे जाना है वो अपने काम पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ पड़े, जो मर्जी हो जाए, जो नॉर्मल लाइफ है वो चलती रहती है। यहाँ के लोगों को रहना आता होता है इस वेदर में भी। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी दिखाया, जैसे मैंने आपको ओस्लो घुमाया था, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती रहती थी, लेकिन लोकल लाइफ चलती रहती है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है। और ये ब्रिज के ऊपर ही ना भाई है कि कौवा देख लो, कैसे 3 रंग का कौवा है। इसमें देखो ग्रे की 2 शेड आपको दिखाई देंगी, फिर एक काली शेड होगी। भाई किस तरीके का काग है ना ये, तीन रंग का काग। ये भाई ओल्ड टाउन की गलियों में आपको मैं डेली लाइफ का दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे बर्फ़ के जो ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे सरकार के एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, मतलब म्यूनिसिपैलिटी वाले। और ये देखो कैसे जेसीबी की मदद से जो किनारे किनारे पे बर्फ़ है उसको हटा रहे हैं। साथ ही में आपको ये जो साथ में लोग दिख रहे हैं ना, जैसे ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं, ये सिर्फ मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हैं। देखो इनके हाथ में वो भी है, मीटर सा होता है जो दिखाने के लिए कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, और ये सब यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई भीड़ भड़क्का ना हो जाए, जाम ना लग जाए। भाई ओल्ड टाउन की गलियों में ना, मतलब पूरे नॉर्वे में ही, ट्रॉन्डाइम में, नॉर्वे में आपको टेस्ला ऐसी खड़ी हुई मिल जाएंगी, कोई इज्जत नहीं होती यहाँ पे। टेस्ला भाई बहुत इजीली दिख जाती हैं आपको, मतलब सबसे कॉमन गाड़ी अगर आपको कोई दिखेगी तो वो टेस्ला ही दिखेगी। साथ में आप मेरे को ये देखिए ये चीज़, ये बुक शेल्फ मैंने आपको जर्मनी में भी दिखाई थी, जर्मनी के एक शॉर्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा पास से देखोगे तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लिटर फ्री लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़, ग्रैब, रीड, एन्जॉय एंड लिव। तो मतलब आप जो भी है बुक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस टाइप की ऐसे कुंडी से लगी होती है, यहाँ से खोलो, जो भी बुक आपको चाहिए आप यहाँ से भाई देख सकते हो। अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई आपके पास एक्स्ट्रा बुक है आप यहाँ पे रख भी सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। और इस टाइप की फैसिलिटीज़ आपको यूरोप के काफ़ी अच्छे देशों में मिल जाएंगी। तो अभी मैं पहुंचा हूँ ट्रॉन्डाइम टॉर्ग, इस जगह का नाम है। ये एक काइंड ऑफ सिटी सेंटर है, जो नया टाउन है उसका सिटी सेंटर है। और ये मेरे पीछे आप देखोगे बहुत बड़ा स्टैचू है, ये एक वाइकिंग किंग का स्टैचू है, जो ओलाफ ट्रिगवासन, मैंने आपको बताया, जिन्होंने इस शहर को फाउंड किया था, जिन्होंने पूरे नॉर्वे में क्रिश्चियनिटी लाई, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। तो काफ़ी आइकॉनिक स्टैचू है।
और बाकी यहाँ पे भी आप आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको जो ट्रेडिशनल जो पूरा नॉर्वेजियन आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी लाइवली सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, जैसे जैसे शाम होती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर और ज़्यादा लाइवली हो जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के शोरूम भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। शॉपिंग के लिए जगहें बनी हुई है, जैसे एक डाउनटाउन होता है लेकिन भाई बर्फ़ के साथ यहाँ पे, और इस ठंडे ठंडे माहौल में यहाँ पे कोजी लोग, तो बहुत ही सही लग रहा है यहाँ का ट्रॉन्डाइम टॉर्न। तो ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये एक रॉयल बिल्डिंग है। इसका नाम है स्टिफ्ट गार्डन, नॉर्वेजियन में। इसको बनाया गया था सन 1800 में, और ये आज के टाइम में इसी वाइकिंग से तो कुछ खास रिलेशन है नहीं, क्योंकि ये लेटर वाइकिंग ख़त्म हो गए थे 1100 में, और उसके बाद ये बनी थी 1800 में। लेकिन ये बिल्डिंग स्कैंडिनेविया की, मतलब पूरे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, उसकी सबसे बड़ी वुडन बिल्डिंग है। इसमें लगभग 140 कमरे हैं, और यहाँ पे एक राजा होते थे, इन्होंने सन 1800 में इसको बनवाया था। उसके बाद जो यहाँ की सरकार है, राजा ये ख़त्म होने के बाद सरकार के अंडर आ गया, लेकिन अभी भी इस जगह को यूज़ किया जाता है अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, या फिर कोई रॉयल फंक्शन हो, कोई रॉयल फैमिली आई हो, मोनार्क वगैरह हो, तो उनके रुकने के लिए इस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रॉन्डाइम का मरीना है, वहाँ पे मुझे ये स्टैचू लगा हुआ दिखा, और इस स्टैचू पे लिखा हुआ है देन सीएसटे वाइकिंग। इसका मतलब होता है द लास्ट वाइकिंग। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वाइकिंग से, लेकिन ये डेडिकेटेड किया गया है जो मतलब जो टफ़ लाइफ होती थी नॉर्वे के लोगों के, फिशरमैन की, स्पेशली सेलर्स और फिशरमैन की, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए स्टैचू बनाया गया है। लगभग 2000 साल में इसको बनाया गया था। हाँ, मतलब हार्बर के पास लगा हुआ है, मरीना के पास, और एक थोड़ा सा आइकॉनिक प्लेस है, ज़्यादा नहीं है। इसका नाम वाइकिंग लगा हुआ था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको दिखाने ले आया। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, ट्रॉन्डाइम सेंट्रल स्टेशन। और यहाँ पे अगर मैं आपको टैक्सी दिखाऊंगा ना, तो भाई ज़्यादातर टैक्सी आपको सब टेस्ला ही मिलेंगे। देखो जैसे ये एक टैक्सी है, ये टेस्ला, ठीक है, ये कोई और है। उसके बाद आपको ये गाड़ी जो दिख रही है, ये भी टैक्सी है, ये भी टेस्ला। तो यहाँ पे मोस्टली टैक्सी आपको टेस्ला ही दिखाई देंगी। आज से लगभग 1 महीना पहले मैं इसी जगह पे आया था, तूफ़ान आ रखा था, ये वीडियो में आप देख सकते हो। तूफ़ान यहाँ पे आना नॉर्मल बात है, यहाँ पे यही ट्रेन स्टेशन था, ट्रॉन्डाइम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से मैंने बस ली थी। लेकिन उस दिन इतना तगड़ा तूफ़ान चल रहा था यहाँ पे कि भाई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन आज यहाँ पे आया तो टोटली डिफरेंट माहौल है। टाइम अभी भी विंटर का ही चल रहा है, लेकिन आज वो तूफ़ान नहीं आ रहा, और आज बर्फ़ थोड़ी कम है। तो अभी ज़रा ना मैं ट्रेन स्टेशन के पास ही घूम रहा था, तो एक ऐसा ना ब्रिज सा बना हुआ है ट्रेन स्टेशन के ऊपर से जाने के लिए। तो उसके बाद मेरे को एक बढ़िया सी साइड लगी दिखाई दी है। मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो भाई ये थोड़ा यार्ड टाइप से बना हुआ है, जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह खड़ी होती हैं, रिपेयरिंग के लिए आती हैं। तो यहाँ पे भाई बर्फ़ का पूरा ऐसा मैदान सा है, उसके अंदर भाई पटरियाँ लगी हुई है, और वहाँ पे ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा था। बाकी इसके इस साइड पे भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ना एक, यहाँ पे भी ऐसी मालगाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ना एक इंजन खड़ा हुआ है पुराना सा। हालांकि अभी मतलब चालू कंडीशन में है, ये देखो ये इंजन खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ। अभी हम यहाँ पे ना एक पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पास में एक आइलैंड भी है, आइलैंड का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। हम उसमें जाने का ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारी जाना हो पाए। हमने एक्चुअली ट्रॉन्डाइम में एक पास ख़रीदा हुआ है, मतलब 24 आवर पास होता है, जिससे आप बस और ट्रैम यूज़ कर सकते हो, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग हमारे को आई है 135 क्रोनर, जो इंडियन में लगभग 1000-1200 रुपये के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारे को बोट की एंट्री मिल पाए, और नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ा सा आपको ओशन दिखाते हैं, जहाँ से वाइकिंग लोग सब अपना निकला करते थे ट्रेड रूट मारने, और उसके बाद जब सामान लूट के वापस आते थे, तो वो सब देखने के लिए अगर हम ओशन तक जा रहे हैं। तो ये यहाँ का ना पोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे आप ये बिल्डिंग देखोगे तो ये पुरगिम बैतरन, ये यहाँ का पोर्ट है, पोर्ट की एंट्री है। और यहाँ पे कुछ बोट्स भी खड़ी हुई हैं जो अलग अलग आइलैंड्स पे जाती हैं। यहाँ पे भाई ठंड के हालात इतने कैड़े हैं कि ये जो पीछे समुद्र है, मरीना बना हुआ है, मतलब पोर्ट के आसपास ही घूम रहा हूँ अभी मैं, और ये सब कुछ जम चुका है भाई यहाँ पे। मतलब वैसे आपको ओशन जमता हुआ बहुत कम ही दिखेगा, हालांकि चारों तरफ से एनक्लोज्ड है, 3 तरफ से, तो यहाँ पे लहरें नहीं आती, तो मे भी उस वजह से जम गया। लेकिन कितना सही लग रहा है ना, ये देखो ये वाइकिंग टाइप की बोट बनी हुई है, लकड़ी की बोट। और भी मैंने बोट देखी आसपास, काफ़ी सारी ऐसे लकड़ी की बोट खड़ी हुई थी, जैसे वाइकिंग के पास होया करती थी, और वैसी बोट खड़ी हुई है, और उसके आसपास सब कुछ जमा हुआ है भाई। बड़ा आइकॉनिक सा सीन लग रहा है। और अभी मैंने पता किया उस आइलैंड पे जाने का, वो आइलैंड ना एक्चुअली में एक प्रिजन हुआ करती थी पुराने टाइम में, जब वाइकिंग्स वाले के टाइम में प्रिजन होती थी। जो भी इनके वो होते थे, जो लोग गलत काम करते थे, उनको वहाँ जाके छोड़ देते थे। मेरे पीछे की तरफ आपको आइलैंड भी दिखाई दे रहा होगा। तो उस आइलैंड पे जाने के लिए समर्स में तो यहाँ से बोट जाती हैं, मतलब आप गाइडेड टूर ले सकते हो, वहाँ पे अंदर जाके आप इनकी प्रिजन वगैरह भी देख सकते हो। लेकिन विंटर के टाइम में यहाँ कोई टूरिस्ट आते नहीं होते, तो आजकल वहाँ पे कोई जाता नहीं है। अगर आप जाना चाहो तो प्राइवेट बोट लेके जा सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, तो मैं वो ट्राई नहीं करने वाला।
थोड़ा सा पास जा रहा हूँ, वहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये आइलैंड जो इनकी प्रिजन होती थी। बाकी आसपास भी आप देखोगे तो बहुत सुंदर है। मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग भी बनी हुई हैं, त्रोंदाइम की जो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, ठीक है। आपको दिखेगा काफ़ी इसमें मेडिवल टाइप का यहाँ का आर्किटेक्चर है, तो अच्छा है माहौल यहाँ पे। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रॉकहाइम, भाई ये एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ रॉक म्यूज़िक, मतलब रॉक म्यूज़िक का म्यूज़ियम बना रखा है। पर बिल्डिंग देखो कितनी तगड़ी बना रखी है, और इसके ऊपर काफ़ी जैसे ना ऊपर सिंगर विंगर की जो रॉक म्यूज़िक बैंड होते हैं उनकी वो भी लगा रखी है, फ़ोटो वोटो लगा के, बड़ा सही सा लग रहा है माहौल इसके ऊपर। तो भाई पोर्ट से बोट तो नहीं मिल पाई आज हमारे को, लेकिन जो हमारा ये पास होता है इसके अंदर हमारी ट्रेन्स भी इंक्लूडेड होती हैं विद इन द जोन। तो ये जोन हमारा बहुत बड़ा है, मतलब हम एक डेढ़ घंटे दूर भी जा सकते हैं ट्रेन का यूज़ करके। तो एक और जगह है, एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है जो वाइकिंग हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दिखाता है। वहाँ मेरा जाने का बहुत मन था, तो अभी हम वहाँ के लिए ट्रेन लेने लगे हैं। डायरेक्टली वहाँ पे तो ट्रेन नहीं जाती, मतलब थोड़ा सा ट्रेन यूज़ करके उसके बाद एक बस लेंगे और उसके बाद हम उस म्यूज़ियम तक पहुँचेंगे। बहुत ही कमाल का म्यूज़ियम है। मैं आपको यहाँ की लोकल ट्रेन दिखाना चाहता था ये कैसी होती हैं, तो इस वजह से मैं ये ट्रेन राइड कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अंदर से ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से ना हमारा ये देखो, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आनी है। ये लिखा हुआ है R70 लेयर की तरफ जाएगी। तो हमें 2-3 मिनट ही जाना है इस ट्रेन में, हमारे को ट्रेन देखने को मिल जाएगी यहाँ की लोकल ट्रेन्स कैसी होती हैं। बाकी कुछ इस टाइप का देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एक आध बहुत कम ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी अंदर क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो लोग अंदर बैठ के इंतज़ार ज़्यादा करना पसंद करते हैं। ये आ गई भाई हमारी ट्रेन। लोकल ट्रेन भी देख लो कितनी सही लग रही है, बहुत सही लग रही है यार। तो देखो भाई कितनी क्लासिक सी बढ़िया बनी हुई है ट्रेन, और खाली जा रही है। ये लोकल ट्रेन है यहाँ की R70 ट्रेन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, पूरी खाली जा रही है। और सिटिंग के लिए भी इतना बढ़िया इसमें एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आराम से बैठ के बढ़िया सामने बाहर बर्फ़ का नज़ारा लो। और क्या चाहिए यार, ये तो डेली पास में इंक्लूडेड मिल गई। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा भाई ऐसी देसी सी ट्रेन होगी जैसी मेट्रो वगैरह होती है, लेकिन ये बहुत ही सही ट्रेन है। तो आई अप्रिशिएट भाई नॉर्वे की ट्रेन से निकल के ना एक और ये फ़नी टाइप की ट्रैम देखने को मिली, पर बहुत सही लग रही है। देखो ये वाली ट्रैम कैसे वाइट कलर की मस्त ऐसे निकलती हुई चली जा रही है। ये देखो भाई यहाँ त्रोंदाइम में ना मेरे को इस टाइप की बस भी चलती हुई दिखाई दी। इनको मैंने नाम दिया है फ़नी बस, क्योंकि भाई ये देखो ना ये बस लगती हैं ना ये ट्रेन लगती हैं पूरी, और ना ही ये ट्रैम है। ये चलती बस की तरह है, लेकिन दिखने में एक ट्रैम की तरह है, एक ट्रेन की तरह है, एक कैटरपिलर सा भग रहा होता है। काफ़ी फ़नी लगती है मुझे। ये देख लो भाई विकसित देशों में जैसे ये सुपरमार्केट बनी हुई है, जोकर सुपरमार्केट है। यहाँ पे ये अभी सामान डिलीवर करने आए हैं इसके अंदर। तो इस ट्रक में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना हुआ है जहाँ से सामान बाहर आता है, और उसके बाद भाई ये लोग इनका ऐसे सिस्टम बने होते हैं ट्रॉली सी, जिससे सामान अपना अंदर लेके जाते हैं। तो भाई पूरा तरीके से काम चलता है। ये विकसित देशों का सीन होता है। ये हमारी बस आ गई है। ये देखो ये 11 नंबर बस है। ये सभी बस की राइड हमारे इस पास में इंक्लूडेड होती हैं। तो ये मेरे पीछे एक म्यूज़ियम है, इसका नाम है स्वेरेसबोर्ग और फोक म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम भाई बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है जो वाइकिंग हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो। मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि आज मंडे है, मंडे को ये म्यूज़ियम क्लोज़ होता है। बाकी हर दिन खुला रहता है, सिर्फ मंडे को ये बंद होता है। तो अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना मतलब काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो पुराने ज़माने की जो वाइकिंग के घरों का जैसे आर्किटेक्चर होता था बिल्कुल उस टाइप का वैसे दिखाया हुआ। और भी काफ़ी डिटेल्स हैं। तो अगर आप वाइकिंग्स में दिलचस्पी रखते हो और अगर आप बाय चांस त्रोंदाइम में विज़िट कर रहे हो तो आप इस म्यूज़ियम को ज़रूर अपने इसमें शामिल कर सकते हो। इसकी एंट्री टिकट मैं बता दूं, इसकी एंट्री टिकट लगभग 150 यहाँ के होती है, जो इंडियन में लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास होती है एडल्ट की। स्टूडेंट के लिए सस्ती होती है, चिल्ड्रन के लिए फ्री होती है। ये देखो मेरे को थोड़ा साइड से रास्ता दिख गया, और यहाँ पे कुछ इस टाइप के घर बने हुए हैं। ये सारे वाइकिंग टाइप के ही घर बने हुए हैं जैसे वाइकिंग लोगों के होते थे, और जो पुराना मतलब यहाँ पे नॉर्वे में जब हिसाब किताब होता था। तो यहाँ से कुछ एक एंट्री हमारे को दिख गई ओपन। ये देखो ये पीछे का एरिया है। बाकी इसके अंदर अगर आप जाओगे टिकट लेके तो आपको बहुत सारे अलग अलग घर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये भी घर दिख रहा है, और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के आपको यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन वाइकिंग का आपको दिख जाएगा। ये देखो मेरे पीछे ना एक तबेला सा दिख गया, वहाँ पे एक घोड़ा है। घोड़ा तो ठीक है, वो बर्फ़ में आराम से बैठ खड़ा हुआ है, लेकिन इसके वो देखो इसने मास्क डाला हुआ है। तो मास्क वाला घोड़ा पहली बार है, पूरी जैकेट वैकेट कपड़े पूरे डाले हुए हैं। वो तो मैंने चलो और भी घोड़ों पे देखी है, लेकिन ये जिसका मास्क लगा रखा है ना ये बड़ा अलग सा है। तो मैं कह यार आपको भी दिखाता हूँ। ये देख लो ये सारा ओल्ड टाउन का एरिया है, घर कितने क्यूट क्यूट बने हुए हैं। बाकी एक कमाल की चीज़ देखो यहाँ पे ये बाइसिकल लिफ्ट लगी हुई है, अगर क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है और बाइक से ऊपर आना मुश्किल हो जाता है,
और यहाँ की गवर्नमेंट बाइक चलाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है, मतलब बाइसिकल के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप की लिफ्ट लगी होती है जिसके ऊपर आप अपनी बाइक टांग सकते हो वहाँ पे नीचे से, और उसके बाद ये लिफ्ट आपको यहाँ पे ऊपर तक लेके आ सकती है। अभी तो ये लिफ्ट चल नहीं रही है, पता नहीं क्यों लेकिन वैसे यहाँ पे सारे सुविधाएं बनी होती हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार ट्रोंडहाइम का ओल्ड टाउन। मेरे पीछे देखो यार, घर कितने क्यूट क्यूट बने हुए हैं अलग अलग कलर में। मोस्टली ये कलर वैसे रेड और ग्रीन यूज़ करते हैं, पर बहुत ही सही लग रहा है यार। देखो सारी गलियाँ, सारी सड़कें यहाँ पे एकदम मस्त, मतलब हर एक घर बिल्कुल सही। और हर एक घर के साथ एक छोटी छोटी पार्किंग है, वहाँ पे इन्होंने अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ, ये जैगुआर, पोर्शे, ये मतलब आम बात होती है, कोई पूछता नहीं है इन गाड़ियों को। लेकिन घर भी बहुत सही बने हुए हैं। तो जो ट्रोंडहाइम का ओल्ड टाउन है उससे थोड़ा सा ऊपर चलते चलते ना, मतलब उस पहाड़ी की चोटी पे आके एक ये फोर्ट्रेस आती है, फोर्ट्रेस आती है। इसका नाम है, ठंड क्योंकि ज़्यादा है मेरा मुंह फिसल जाता है, इसका नाम है क्रिस्टियनस्टन फोर्ट्रेस। कुछ इसकी मतलब वाइकिंग वाली एज से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन वैसे काफ़ी ऊंचे पॉइंट पर लोकेटेड है, काफ़ी पुरानी है। वाइकिंग जितनी पुरानी नहीं है उसके बाद की फोर्ट्रेस है, लेकिन इस टाइप से बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मेनली मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ से व्यू लेने। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे कैनन्स भी रखी हुई हैं पहले वाले टाइम की, और यहाँ पे भी रखी हुई हैं, हर जगह पे रखी हुई हैं। चार दीवारी इसकी बढ़िया करके बड़ी बनी हुई है। बाकी यहाँ से पीछे से देखोगे तो यहाँ से पूरा ट्रोंडहाइम का बढ़िया नज़ारा नज़र आता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके आप उधर देखोगे तो यहाँ से आपको एक पूरा जो ओशन है वो भी दिखाई देगा। वो भी मैंने आपको पीछे जो जेल दिखाई थी, प्रिजन दिखाई थी, वो भी यहाँ से दिखाई देती है। पीछे यहाँ पे और भी आइलैंड्स हैं, जो सारे नॉर्वे का पार्ट हैं वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। काफ़ी बड़े बड़े आइलैंड्स भी हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, रोड से भी कनेक्टेड है, क्योंकि नॉर्वे पूरा आइलैंड्स का ग्रुप है। बाकी यहाँ पे पीछे एक बड़ा नॉर्वे का इतना बड़ा झंडा लगा रखा है, ताकि भाई पूरे ट्रोंडहाइम वालों को झंडा दिखता रहे, पता लगता रहे कि नॉर्वे की टेरिटोरी है। तो अभी ना मैं एक सुपरमार्केट में आ गया थोड़ा सा राशन पत्ता लेने। खाना वाना भी बनाना पड़ता है, अब रह रहे हैं कहीं पे तो भाई खाना वाना भी खाना ही पड़ेगा। तो ये रेमा 1000 नाम की एक सुपरमार्केट है, इसके अंदर चलते हैं। बाकी रेट मैंने आपको नॉर्वे में आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखा दिए थे, ओस्लो में, कि क्या क्या रेट होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ। जिस टाइप की सुपरमार्केट है ये। और यहाँ पे ना मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। वैसे तो देखो सारी ब्रेड वगैरह पड़ी हैं, यहाँ पे भी ब्रेड्स वगैरह लगी हुई हैं। ब्रेड तो मैंने आपको पिछली बार में भी दिखाया था कैसे होती हैं। यहाँ पे मुझे ना इस टाइप की रोटी दिखाई दी। ये देखो, ये प्रॉपर ये रोटी टाइप की ही बनी हुई है। ये देखो इसके अंदर 10-12 पीस हैं, ठीक है। इसके अंदर पूरे 10-12 पीस हैं और इसका रेट भी बहुत कम है, मतलब 100 रुपये की हैं ये 10 रोटियाँ। मतलब इंडिया के हिसाब से तो फिर भी ठीक है, लेकिन यूरोप के हिसाब से और नॉर्वे के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं मिलता भाई। मतलब ये 10 क्रोनर में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और यहाँ पे एक सस्ते वाली भी हैं, ये 5 क्रोनर की हैं, इसमें भी 10 है। और यहाँ पे अलग अलग रेट है, अलग अलग टाइप की। पर ये मेरे को बहुत सही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी यहाँ पे, और सस्ती। तो अभी के लिए हमारी शॉपिंग तो हो गई है। हमने सामान में कुछ लिया है, देखो दही होगी, थोड़ी मशरूम ली है, एक मैंने स्पाइसी सिराचा सॉस ले ली, थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह होगी। ये यहाँ की लोकल बियर होती है। अरे यहाँ पे ना एक बड़ी अलग बात, यहाँ पे आपको अल्कोहल सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ बियर मिलेगी। बाकी अल्कोहल लेने के लिए आपको अलग से दुकान बनी होती है, जैसे हमारे यहाँ ठेके होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती कि आप अल्कोहल यूज़ करो। बाकी मैंने एक लोकल बियर लिया है, इसका नाम है ग्रांस बारे। इसका रेट लगभग है 250 रुपये के आसपास, ठीक है। बाकी हमने कुछ बीन्स लिए हैं, ठीक है, टमाटर हो गए, बीन्स हो गए। और बाकी जो मैंने अभी आपको रोटी दिखाई, पराठे दिखाए, ये वाले लिए हैं। और अभी इससे हम रात का डिनर कर लेंगे। और हमारी साथ में कल के लिए भी जो हमारा, हमने कल एक सफ़र करना है, यहाँ से हम स्वीडन जाने वाले हैं, तो वहाँ के लिए भी कुछ हमारी पैकिंग हो जाएगी। तो जी बिलिंग होगी हमारी। हमारा खर्चा आया है यहाँ पे 40 यूरो के आसपास, मतलब 4000 के आसपास, सिर्फ एक रात का खाना, मतलब 3 मील्स हमने ली। साथ में कोई एक मशीन यहाँ पे लगी हुई दिखाई दी। यहाँ ये है सिगरेट वेंडिंग मशीन। तो यहाँ से अगर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आप वहाँ पे काउंटर पे सिगरेट की पेमेंट करते हो, जोन सी भी आपने लेनी है। यहाँ पे आप अपना कोड स्कैन करते हो और उसके बाद यहाँ से आपकी सिगरेट निकल के आती है। तो यहाँ पे खुले में ये सब बेचना ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं, तो आपको ऐसे मशीनों से ही लेनी पड़ती है। तो जी फाइनली सुपरमार्केट से सारा सामान ले लिया, हमारा खर्चा वर्चा सब कुछ हो गया। इसके बाद हमारा जाने का प्लान है वापस हमारे अपार्टमेंट पे, क्योंकि अंधेरा भी डलने को आ गया है, शाम डलने को आ गई है, अंधेरा हो जाएगा अब। और लगभग यहाँ पे आज के टाइम में लगभग 3:30-4 बजे अंधेरा हो जा रहा है, तो अभी वही टाइम हुआ है। और अपार्टमेंट की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, तो हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है। अपार्टमेंट का बड़ा स्टूडियो छोटा सा कमरा है, मतलब कमरे के साथ ही किचन और साथ में बाथरूम अटैच है। उसका खर्चा जो हमारा आया है वो हम दे रहे हैं 40 यूरो, जो कि इंडियन में लगभग 4000 के आसपास हो जाते हैं एक रात के, ठीक है। 2 बंदों के सोने की उसमें सिस्टम है। और बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम।